बच्चों, हाँ जी सर, वेलकम टू दी अनदर इंटरनेशनल टैक्स चार्ट रिवीजन। ये टॉपिक जो है दिस इज कॉल्ड एज ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये जो टॉपिक्स है थ्योरी टॉपिक्स है पूरे इंटरनेशनल टैक्स के, और लगभग लगभग 4 से 6 मार्क्स का स्कोप रखते हैं। इंटरनेशनल टैक्स भी इस चार्ट्स के अंदर में पूरा का पूरा कवर है, और हम ट्राई कर रहे हैं चार्ट रिवीजन को एटलीस्ट डेली एक बेसिस के ऊपर आपके चार्ट्स को क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। तो हियर कम्स द अनदर चार्ट रिवीजन ऑफ द वन ऑफ द टॉपिक व्हिच यू वांटेड टू स्किप, but I won't let you skip this particular topic, overview of model tax convention. Yes, चालू करते हैं चार्ट रिवीजन के साथ एंड गो फॉर इट। राइट, अब ये ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये ओवरव्यू है, मतलब इसमें पूरे आर्टिकल नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो रखे जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स है ये थोड़े बीच में से कट है, और ऐसा मैंने नहीं किया, सिलेबस ही आपका इस तरीके से। दूसरा है मॉडल टैक्स कन्वेंशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल टैक्स कन्वेंशन? मॉडल टैक्स कन्वेंशन मींस, मान लीजिए जब दो कंट्री एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट बनाएगी, तो अग्रीमेंट बनाने के लिए कोई बेस चाहिए ना। अब जैसे इसको आसान भाषा में समझिए कि भैया आप ऑफिस में होंगे, ऑफिस में आपको बोला कि चलो एक नया पार्टनरशिप डीड बनाओ। आप क्या करोगे? आप पुराना पार्टनरशिप डीड उठाओगे और उसके अंदर में कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस होंगे जो पड़े होंगे, आप उसको सिर्फ ऑल्टर कर दोगे। बराबर है कि नहीं? मतलब कुछ चीजें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखोगे, एंड यू विल टेक अ लिबर्टी कि उसके अंदर में कुछ ऐड या कुछ लेस किया जाए। ठीक इसी तरीके से इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में भी मॉडल टैक्स कन्वेंशंस बनाए हुए हैं, वेरिन एक मॉडल बना के रखा है, एक ड्राफ्ट बना के रखा है। एवरी कंट्री डेवलप्ड और डेवलपिंग कैन यूज दिस मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ताकि वो अपने डीटीडब्ल्यूएस के अंदर में कुछ कॉमन क्लॉजेस रख सके। और हाँ, उनको ये लिबर्टी है, हर कंट्री को ये लिबर्टी है कि इसमें से कुछ क्लॉज ऐड, कुछ क्लॉज लेस, या फिर कुछ क्लॉजेस को अल्टर कर सकते हैं अपने नीड्स, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफिकल इश्यूज से रिलेटेड। राइट, आइए कौन कौन से क्लॉजेस क्या क्या बात करते हैं ये बात बताते थे। इस पर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? प्योर थियरी क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्टली एक आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है और आर्टिकल के बारे में आंसर राइटिंग पॉइंट आपको लिखना होता है। यस और नो? हमने फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच के अंदर में आपको आंसर राइटिंग पॉइंट इसके अंदर में बताए हैं कि किस तरीके से लिखने चाहिए। आइए बस फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, और ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन बेसिकली किस किस पॉइंट पे क्या क्या बातें करते हैं। यस, लेट्स गो फॉर इट। तो बेसिकली अगर देखा जाए 3 मॉडल कन्वेंशन है, जिसमें आपके मॉड्यूल के अंदर में बेसिकली 2 ही कवर है, पर प्रैक्टिकली 3 है। एक होता है ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन, एक होता है यूएनएमसी मॉडल टैक्स कन्वेंशन, एक होता है यूएसएमसी मॉडल टैक्स कन्वेंशन। बराबर है? अब मॉडल टैक्स कन्वेंशन मतलब क्या भैया? दो कंट्री के बीच के डीटीडब्ल्यू का एक ड्राफ्ट, इससे सिंपल सी शब्दों में नहीं समझा सकता। राइट, तो दो कंट्री जब डीटीडब्ल्यू बनाएंगे, अग्रीमेंट बनाएंगे, उसका एक ड्राफ्ट कि दो कंट्री किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगी या उसका टैक्सेशन किन किन बेसिस पे होता है। तो एक होता है ओईसीडी। जनरली ओईसीडी ने जो अपना मॉडल टैक्स कन्वेंशन दिया है, आप ये समझिए एक ही पार्टनरशिप डीड का जो ड्राफ्ट है वो 3 अलग अलग लोगों ने दिया है। पहला है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वालों ने दिया है कि भैया आप ये वाला ड्राफ्ट को यूज कीजिए। जनरली ये ड्राफ्ट वो कंट्रीज अडॉप्ट करती है विच इज द डेवलप्ड वन। दूसरा है यूएनएमसी, जो सबसे ज्यादा चलता है, ये जनरली वो कंट्री अडॉप्ट करती है जो डेवलपिंग है। तो इंडिया अगर कोई किसी भी कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू बनाएगा विच विल बी लार्जली एंड बाय लार्जली बेस्ड ऑन यूएनएमसी। और तीसरा है यूएसए वाले बोले नहीं भैया हमारा अलग है, हम अलग है, तो यूएस वालों ने अपना एक मॉडल टैक्स कन्वेंशन बनाया, जिसको भी यूएस के साथ ट्रीटी करनी होती है उसके लिए यूएसएमसी यूज होता है। यस और नो? राइट, तो ओईसीडी इज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, यस, यूएनएमसी इज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, एंड यूएसएमसी इज अप्लाइड इन द यूनाइटेड स्टेट। अब बाय एंड लार्ज तीनों में डिफरेंस क्या है जरा ये समझ लेते हैं। ओईसीडी के अंदर में 32 आर्टिकल्स है, वेयरएज यूएनएमसी के अंदर में 31 आर्टिकल है। यूएसएमसी आपके सिलेबस में नहीं तो इसको अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। अब आते हैं मेन टैक्सेशन बेस्ड। ओईसीडी मेनली रेसिडेंस बेस्ड टैक्स देता है, जबकि यूएनएमसी मेनली सोर्स बेस्ड टैक्स देता है। राइट, जहां से कमाया है वहां से। तो ओईसीडी क्या बोलता है? जहां पे वो पर्सन बिलोंग करता है वो कंट्री टैक्स लेगी, जबकि यूएनएमसी क्या बोलता है? जहां से वो कमा के आया है वो टैक्स लेगी। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। टेस्ला अगर चाइना से कोई इनकम कमा के लेके आता है, तो बेसिक सवाल ये उठता है कि टेस्ला यूएसए में टैक्स देगा या टेस्ला चाइना के अंदर में टैक्स देगा। राइट, अगर ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन बेस्ड होगा, मतलब उन दोनों के बीच में, चाइना और यूएसए के बीच में जो डीटीडब्ल्यू है, ये अगर ओईसीडी पे बेस्ड होगा, तो बाय एंड लार्ज आपका टैक्सेशन जो होगा वो यूएस में होगा, रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। ठीक है, अब अगर यही यूएनएमसी बेस्ड डीटीडब्ल्यू बना, तो उस केस में सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होगा। टेस्ला ने कमाया कहां से? चाइना से, तो चाइना उसके ऊपर टैक्स लेने का राइट रखेगा। सो ये दोनों डीटीडब्ल्यू
कौन सी कंट्री क्या अडॉप्ट करती है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और उस बेस पे या तो रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन होगा या तो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होगा। यस और नो, राइट। आइए आगे की बात करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है यूएनएमसी के। अब देखिए हम बात क्योंकि इंडिया की कर रहे हैं विच इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमको बाय एंड लार्ज यूएनएमसी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यूएनएमसी क्या अप्रोच पे फॉलो करता है? देखिए यूएनएमसी एक बैलेंस अप्रोच पे चलता है, ये सिर्फ रेसिडेंस बेस्ड टैक्स नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोविजन या आर्टिकल जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यूएनएमसी कहता है सोर्स बेस्ड या रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन होना चाहिए, राइट, एज मे बी डिस्कस्ड बिटवीन द कंट्रीज। तो कंट्रीज मिलकर के जो डिसाइड कर रही है वो आपका टैक्सेशन एस्पेक्ट बनना चाहिए। तो इनकम शुड बी कंसिडर्ड एलोकेबल एक्सपेंसेस, ये कुछ और बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है कि आप सिर्फ इनकम को टैक्स नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड रेलेवेंट एक्सपेंसेस जो है वो भी आपको क्या करने चाहिए, माइनस करने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, टैक्सेशन शुड नॉट बी सो हाई टू डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट। ये हर कंट्री को सजेशन देता है कि देखिए नो डाउट आप फॉरेन कंपनी को टैक्स करना चाहते हैं, पर टैक्सेशन कभी भी इतना हाई नहीं होना चाहिए कि वो डिस्करेज हो जाए कि इन्वेस्टमेंट ही ना कर पाए। यस और नो। तीसरा, अगर आप टैक्सेशन बना भी रहे हैं, टैक्सेशन लॉस बना भी रहे हैं, तो दोनों कंट्री इंश्योर करे कि दोनों टैक्स रेवेन्यू को एप्रोप्रिएट बेसिस पे शेयर करे ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। चौथा, डीटीडब्ल्यूए जो है या तो आप एग्जम्पशन मेथड से दें या तो टैक्स क्रेडिट मेथड से दें। इस बात का डिस्कशन हमने डीटीडब्ल्यूए चार्ट के अंदर में करना है, वहां करेंगे। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं एक एक आर्टिकल के ऊपर। पहला डिस्कशन आता है सर आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है ओईसीडी यूएनएमसी। अब बेसिकली आपसे एक्सपेक्टेड क्या है इंस्टीट्यूट को? देखिए इंस्टीट्यूट आपसे हो सकता है ओईसीडी से रिलेटेड आर्टिकल 1 पूछे, दूसरा ऑप्शन हो सकता है वो यूएनएमसी से रिलेटेड आर्टिकल 1 पूछे, और तीसरा हो सकता है वो आपसे आर्टिकल 1 पूछे और पूछे कि ओईसीडी में क्या है, यूएनएमसी में क्या है। बेसिकली अब तक के जितने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिखते हैं वो तो यही दिखते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर टास्क को वो पूछते हैं और बोलते हैं ओईसीडी में इसका एस्पेक्ट क्या है और यूएनएमसी में इसका एस्पेक्ट क्या है, दोनों एक्सप्लेन करो। यस और नो। इसीलिए हमने भी चार्ट बनाते वक्त वो इंश्योर करा हुआ है कि इसका दोनों एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि हर डीटीडब्ल्यूए ये इंश्योर करेगा कि बेनिफिट उसको ही मिले जो पर्सन हो who is resident of either of one of the country or both of the country। in short थर्ड पार्टी आकर के डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं ले सकती। या तो आप उस एक कंट्री के रेसिडेंट होने चाहिए जिन दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट है, या तो एटलीस्ट दोनों कंट्री के आपने रेसिडेंट होना चाहिए सो दैट आपको क्या मिले, बेनिफिट मिले। सीधे शब्दों में ओनली अ पर्सन who is resident and covered under the DTAA should get benefit, third person should not take the treaty benefit। so OECD and UNMC would apply to person who is resident in one और बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। यस, कन्वेंशन तभी अप्लाई होगा जब जो डीटीडब्ल्यूए बेनिफिट्स है वो तभी मिलेंगे जब आप दोनों में से कोई भी एक कंट्री या दोनों कंट्री के अंदर में रेसिडेंट होंगे। मान लीजिए आप दोनों कंट्री के रेसिडेंट नहीं है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए चाइना और इंडिया के बीच में डीटीडब्ल्यूए है, राइट, और टेस्ला क्या करना चाह रहा है? टेस्ला चाइना इंडिया के डीटीडब्ल्यूए का ट्रीटी बेनिफिट लेना चाह रहा है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। या तो टेस्ला को चाइना का रेसिडेंट होना होगा, या तो इंडिया का रेसिडेंट होना होगा, या दोनों का रेसिडेंट होना होगा। अगर टेस्ला यूएसए का रेसिडेंट है ना, तो वो हमारे ट्रीटी बेनिफिट का बेनिफिट उसको नहीं मिलना चाहिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 2 की ओर। आर्टिकल 2 क्या कहता है? सर बाय एंड लार्ज आर्टिकल 2 कहता है कि हर ट्रीटी को एक्सप्लेन करना है कि वो कौन कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हैं। एज फार एज द टैक्सेशन इज कंसर्न, ट्रीटी इंश्योर करे कि भैया क्या इसके अंदर में नेशनल टैक्सेस ही कवर हो रहे हैं या लोकल या पॉलिटिकल सब डिवीजन में जो टैक्सेस लगाए हैं वो भी कवर हो रहे हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे इंडिया में डायरेक्ट टैक्स के अलावा जीएसटी भी है, राइट, और जीएसटी में हमारे पास वेरियस प्रकार है, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, एक है यूटीजीएसटी, बराबर है। तो अब कौन से क्रेडिट किसको मिलेंगे और डीटीडब्ल्यूए में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि भैया हम कौन कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हैं और क्या लोकल सब डिविजन्स के द्वारा लगाए गए टैक्सेस को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ओईसीडी यूएनएमसी बोलता है भैया डीटीडब्ल्यूए में क्लियरली लिख दो कौन कौन से टैक्सेस कवर होंगे। टैक्सेस ऑन इनकम तो कवर होंगे, क्या टैक्सेस ऑन कैपिटल भी कवर होंगे? सारी बातों को आप क्लियर कर दो। So the OECD and UNMC would apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of contracting state or of its political subdivision or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied। तो लेवी किस तरीके से किया जाता है? इररिलेवेंट इनकम और कैपिटल दोनों के ऊपर टैक्सेस जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स ने लगाए या उनके पॉलिटिकल सब डिविजन में लगाए हैं, ये सारी चीजें आप क्लियरली कर दीजिए। द एग्जिस्टिंग टैक्स टू विच कन्वेंशन वुड अप्लाई
द एग्जिस्टिंग टैक्स टू विच कन्वेंशन वुड अप्लाई इन केस ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आर स्पेसिफिकली टू बी मेंशन्ड। तो आप आर्टिकल में क्लियर कट लिख दीजिए कि किन किन टैक्सेस के ऊपर क्या होगा, ये अप्लाई करेगा या नहीं अप्लाई करेगा। देखिए लॉजिकली पहले दो आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रिलेवेंट नहीं है, चेक करो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं डायरेक्टली, आर्टिकल नंबर 4। अब आप कहेंगे 2 के बाद तो सर 3 होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ओवरव्यू दिया है चैप्टर का। यस, अच्छा जी, आर्टिकल 4 क्या कहता है, रेसिडेंसी कैसे निकालेंगे। अब आर्टिकल 1 में तो आपने कह दिया कि भैया वो पर्सन रेसिडेंट होगा तो ही उसको ट्रीटी बेनिफिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो अब रेसिडेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग। अब देखिए रेसिडेंट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, इसके लिए टाई ब्रेकर रूल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टाई ब्रेकर रूल से इंडिविजुअल्स का क्या निकाला जाता है, रेसिडेंट। देखिए जनरली इंडिविजुअल्स के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए टाई ब्रेकर रूल यहाँ पे हेल्प करता है इंडिविजुअलिटी के बेसिस पे रेसिडेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो वो कहता है सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति है तो हम ये देखेंगे उसको रेसिडेंट बनाने के लिए उसका परमानेंट होम किधर है। अगर उसका परमानेंट होम किसी पर्टिकुलर कंट्री में है तो हम मान लेंगे कि उस कंट्री के अंदर में उस क्या है, रेसिडेंट है, यस और नो। तो हम कभी भी पर्सन का रेसिडेंट किस बेसिस पे देखेंगे, उसका परमानेंट होम किधर अवेलेबल है। अब ऐसा हो सकता है कि परमानेंट होम एक से ज्यादा कंट्री में अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल है ना। इमेजिन कीजिए शाहरुख खान सर को, शाहरुख खान सर का एक घर इंडिया में भी है और खलीफा बुर्ज खलीफा में भी है, दुबई के अंदर में। तो अब देखो परमानेंट होम तो दोनों जगह हो गया। अब ऐसे केस में शाहरुख खान सब इंडिया के रेसिडेंट है या दुबई के रेसिडेंट है, कैसे पता करें। तो उन्होंने बोला देखो भैया दूसरा, उनका सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट किधर है। सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट मतलब उनके क्लोज कनेक्शन वाले लोग किधर हैं, आप वहां पता करो। सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन किधर है, वहां पता करो। अब बात करें, चलिए शाहरुख खान साहब को तो इंडिया में भी है, दुबई में भी ब्रांड एम्बेसडर है, अब कैसे पता चले। तीसरा देखो कि भैया उनका हैबिचुअल अडोप्ट किधर है, वो जनरली कहां से बिलोंग करते हैं, उनका हैबिचुअल अडोप्ट किधर है, वो इन जनरल किधर रहते हैं। भले ही परमानेंट होम दोनों जगह है पर इन जनरल किधर रहते हैं, हैबिचुअल अडोप्ट किधर का है। अब देखिए इंडिया और दुबई दोनों के कल्चर बहुत हद तक के सिमिलर है, प्रैक्टिसेस भी सेम है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी सेम है। तो अब देखो हैबिचुअल अडॉप्ट भी दोनों जगह हो गया। तो अब बोलते हैं कि चलो आप परमानेंट होम से नहीं ढूंढ पाए, आप सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट से नहीं ढूंढ पाए, आप हैबिचुअल अडॉप्ट से नहीं ढूंढ पाए, कोई बात नहीं, आप नेशनैलिटी से ढूंढो कि उनको कहां की नेशनैलिटी मिली हुई है, राइट। अगर इंडिया के नेशनल है तो हो गया, वो इंडिया के रेसिडेंट हो गए और इंडिया को उनके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, या तो फिर इंडिया का जो डीटीडब्ल्यू अलग अलग कंट्री के साथ है वो उनके बेनिफिट ले सकते हैं। एंड लास्ट, अगर इन चारों पॉइंट से नहीं हो रहा तो फिर म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अथॉरिटी बैठेगी, इंडिया की भी या जिस कंट्री के साथ हमारा अग्रीमेंट है उसकी भी, और फिर डिसाइड करेंगे कि ये बंदे का नेशनैलिटी किधर है, ये बंदे का रेसिडेंट किधर है। कम ऑन, टाई ब्रेकर रूल क्या कहता है, रेसिडेंसी कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले परमानेंट होम के बेसिस पर डिसाइड करेंगे, परमानेंट होम का नहीं है तो सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट से डिसाइड करेंगे, वो उससे भी नहीं हो रहा है हैबिचुअल अडॉप्ट से डिसाइड करेंगे, उससे भी नहीं हो रहा नेशनैलिटी से डिसाइड करेंगे, फिर भी नहीं हो रहा म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड करेंगे। यस, कंपनीज के केस में क्या होता है, देखिए कंपनीज के केस में जनरली राइट, वो किसी एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जहां पे भी वो रेसिडेंट है, जहां से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, बेसिकली वहां पे क्या माना जाता है, उनका रेसिडेंट माना जाता है, राइट। सो ड्यूअल रेसिडेंसी अराइज the share one contracting state attach importance to POI and other contracting state attach to POEM। अब देखो कोई कंपनी जहां जनरली इनकॉर्पोरेट होती है वो वहां की रेसिडेंट मानी जाती है, लेकिन डुअल रेसिडेंसी का इशू ही तब अराइज होता है जब कंट्री 1 प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इंपॉर्टेंस दे रही है और कंट्री 2 प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को दे रही है। तो अब इसमें दिक्कत क्या होगी, कोई कंपनी है लेट्स से मारुति, इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई होगी लेकिन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चाइना में है, तो अब देखो यहां डुअल रेसिडेंसी आ गई, क्योंकि चाइना बोल रहा है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंडिया बोल रहा है प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे दिक्कत है डुअल रेसिडेंसी की। अगर दोनों भी प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तब तो मैटर बड़ा क्लियर था, दैट मारुति विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो डुअल रेसिडेंसी तब अराइज होती है जब कंपनीज के केस में एक कंट्री प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरी कंट्री प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिस्कशन में लाती है। ऐसे केस में अप्रोच नंबर ऑफ टैक्स अवॉइडेंस केसेस के बेसिस पे डुअल रेसिडेंसी के लॉज निकाले जाएंगे। यस, एक म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर नाम का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो आर्टिकल 25 में है, वेरिन दोनों भी कंट्री क्या करती है, म्यूचुअली कुछ चीजों पे अग्री करती है और इनका एक बेस पे रेसिडेंसी लेकर के आते हैं। यस और नो। तो अल्टीमेटली जो कंपीटेंट अथॉरिटी है वो रेंज ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करेगी और इनके डुअल रेसिडेंसी के क्वेश्चन को क्या करेगी, रिजॉल्व करेगी। यस,
So competent authority will rely on range on the factor and resolve the question of dual residency. Otherwise जहां पे वो इनकॉर्पोरेट होते हैं वो वहीं के रेसिडेंट है. अगर डुअल रेसिडेंसी लाना है तो ये कब हो सकता है, जब एक कंट्री प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे बात कर रही हो और दूसरी कंट्री प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पे बात कर रही हो, यहां से डुअल रेसिडेंसी आ जाएगी. तो ऐसे केस में कंपीटेंट अथॉरिटी बहुत सारे फैक्टर को देख करके डिसाइड करेगी, म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर को मिल करके डिसाइड करेंगे कि भैया ये कहां की रेसिडेंट होगी, और जहां की रेसिडेंट होगी वही कंट्री को टैक्स लेने का क्या होगा, अधिकार होगा. यस मालिक. तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो टाई ब्रेकर रूल फॉर इंडिविजुअल है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, चेक कर लीजिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. अब देखिए बेसिक इंटरनेशनल टैक्स का लॉ तो यही कहता है कि आप किसी भी कंपनी से हमारे एरिया में तभी टैक्स ले सकते हैं जब उस कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के अंदर में क्या हो, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो. लेट मी गिव एन एग्जांपल. राइट, लेट्स से फॉरेन एंटिटी है ट्विटर. ट्विटर से इंडिया तभी टैक्स ले सकता है जब ट्विटर का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो. ये एक जनरल बेसिक लॉ है. यस और नो. अब सवाल उठा कि भैया आर्टिकल 5 क्या कहता है. आर्टिकल 5 कहता है कि आप अपने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लॉस को क्लियर कीजिए. आप जब डीटीडब्ल्यूएस बनाएंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लॉ को बहुत क्लियर रखें ताकि टैक्सेशन एस्पेक्ट बहुत क्लियर हो पाए. तो जब भी डीटीडब्ल्यू बनाओ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का एक क्लॉज नंबर 5 होना ही चाहिए. अब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आता है. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड, तो डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, कोई ब्रांच, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री, कोई वर्कशॉप, कोई माइन, ये सारी चीजें परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में आती है. यस और नो. और यहाँ पे ओईसीडी एंड यूएनएमसी का डेफिनेशन आइडेंटिकल है इस एस्पेक्ट पे. ओईसीडी कहता है किसी भी फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट दूसरी कंट्री में तभी एग्जिस्ट करता है जब ऑल ऑफ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड. यस, पहला एक एंटरप्राइज होना चाहिए, मतलब आप कोई एंटिटी बोल करके वर्क कर रहे हैं, ये बिजनेस कैरी आउट करना चाहिए और बिजनेस के लिए कोई एक फिक्स प्लेस होना चाहिए. तो पहला कोई एंटरप्राइज होना चाहिए, ये एंटरप्राइज बिजनेस कर रही होगी, ये बिजनेस कोई फिक्स प्लेस से हो रहा होगा एंड सच प्लेस इज एट डिस्पोजल ऑफ द एंटरप्राइजेस. वो इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे ओन के बेसिस पे हो या रेंटल के बेसिस पे हो. राइट, और ये प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स होनी चाहिए जहां से कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन की जा रही है. सो अनलेस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड पीई डज नॉट एग्जिस्ट. तो पीई के लिए क्या कंडीशन है, एंटरप्राइज होना चाहिए, एंटरप्राइज बिजनेस करना चाहिए, यहां पे कोई स्पेसिफिक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और ये प्लेस ऑफ बिजनेस डिस्पोजल पे होना चाहिए एसएससी के. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पीई है. यस मालिक. तो पीई क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. अब कुछ और बातें हैं जहां पर डिफरेंस आता है और यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. प्लीज सुनिए. बिल्डिंग साइट या कंस्ट्रक्शन साइट को कब पीई मानेंगे. देखिए ऐसा हो सकता है फॉरेन एंटिटी इंडिया में आकर के कंस्ट्रक्शन कर रही हो, तो क्या उनका पीई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन आता है. लेट मी गिव एन एग्जांपल. आज इंडिया में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स किसी फॉरेन एंटिटी को मिलते हैं. फॉरेन एंटिटी इंडिया में आकर के ऑपरेट कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट. यस और नो. अब जैसे चेनाब रिवर ब्रिज हुआ होगा, अज्यूम कीजिए कि अगर ये किसी फॉरेन एंटिटी को मिला होगा इंडिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो फॉरेन एंटिटी इंडिया में आकर के कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बिल्डिंग साइट डेवलप कर रहा है, इनकम कमा के लेके जा रहा है. सवाल उठता है क्या इंडिया उससे टैक्स ले सकता है कि नहीं. ये डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन साइट या बिल्डिंग साइट को परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कब माना जा सकता है, और अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे तो ही तो टैक्स ले पाएंगे. बराबर है ना दोस्तों. हाँ बच्चों, तो अब अंडरस्टैंड कीजिए. ओईसीडी कहता है बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट को हम तभी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे जब वो एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो. तो भैया अगर वो 12 महीने से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हो, राइट, वो लास्ट कर रहे हो, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है या फिर बिल्डिंग साइट है, ये 12 महीने से ज्यादा के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो, इनको बनने के लिए 12 महीने से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो हम मान लेंगे कि इनका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है. जबकि यूएनएमसी इस 12 महीने को 6 महीने कर देता है. वो कहता है देखो कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट या कंस्ट्रक्शन का साइट को हम पीई तभी मानेंगे जब वो एटलीस्ट 6 महीने एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, पीई का डेफिनेशन दोनों का सेम है, पीई में क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी सेम है, लेकिन बिल्डिंग साइट को लेकर के दोनों के अपने अपने ओपिनियन है. ये पर्टिकुलर पार्ट आपको एग्जाम में आ सकता है. सो बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट will constitute a permanent establishment only if it lasts for more than 12 months. जबकि बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट को हम तभी पीई मानेंगे when it constitute and last for more than 6 months. Yes or no? क्लियर है. अब आता है एक और पॉइंट, क्या सर्विस पीई भी कंसिडर होगा. देखो ओईसीडी के अंदर में सर्विस पीई नहीं है, यहां पे सर्विस पीई नहीं है, लेकिन यूएनएमसी में सर्विस पीई है ना.
अब मान लीजिए अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में सर्विसेज दे रही है, ये सर्विसेज को भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट माना जा सकता है क्या? माना जा सकता है। कब माना जा सकता है? जब एटलीस्ट वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो 183 डेज। 183 डेज अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका पीई इंडिया में है। फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज by an enterprises through employee or other person, right, for such purpose, but only if activity in the nature continue with the contracting state for a period aggregating to more than 183 days in a period of 12 months। तो भैया सर्विस पीई भी माना जाएगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तब भी आपका पीई माना जाएगा, अगर वो सर्विसेज या कंसल्टेशन एटलीस्ट 183 डेज दी जा रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ जी सर। अच्छा, कुछ और बातें भी आती है। यूएन मॉडल मेक अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू सर्विस पीई व्हिच इज एब्सेंट इन ओईसीडी, यस और नो, राइट? UNMC specifically mention assembly project and supervisory activity. UNMC does not cover delivery. Is that done? That's it. एक बार ये भी पढ़ लीजिए, ये वाला टेबल भी एक बार पढ़ लीजिए। That is not so relevant. Relevancy वाला पार्ट PE का already we have done. चेक करो फटाफट PE वाला पॉइंट। नेक्स्ट आर्टिकल आता है बेटा आपका बिजनेस प्रॉफिट। आर्टिकल नंबर 7 बिजनेस प्रॉफिट किस बारे में बात करता है? देखो ओईसीडी जो है ना, ये सिर्फ उतने ही बिजनेस प्रॉफिट को टैक्स करता है जितना पीई से आता है। अब देखो ऐसा हो सकता है, इसे कुछ ऐसे समझिए। मान लीजिए एक चाइनीज कंपनी और यूएसए में वर्क कर रही है, राइट? वर्क करके प्रॉफिट कमाया, यस, लेट्स से $10,000। ये $10,000 डेफिनेटली टैक्सेबल है। कहाँ? यूएसए के अंदर में। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है, ये $10,000 को लेट्स से उन्होंने वहां पे एफडी में रखा था और उससे $100 का आपको इंटरेस्ट आया, तो उस इंटरेस्ट के टैक्सेशन के बारे में ओईसीडी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट को टैक्स कर सकते हैं। जबकि यूएनएमसी जो है ये थोड़ा लिमिटेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल रखता है, वेरिन अगर एक बार पीई सेटअप हो गया तो उस पीई को जितनी इनकम आ रही है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट ऑल्सो, वो भी आप टैक्स कर सकते हो, राइट? यानी यूएनएमसी टैक्सेशन का एक वाइडर स्कोप देता है, जबकि ओईसीडी टैक्सेशन का एक लिमिटेड स्कोप देता है। यस और नो? सो once a PE established, the source state can tax only such profit that is attributable to PE। तो जितना PE से attributable है आप सिर्फ उतने ही प्रॉफिट को क्या कर सकते हो? टैक्स। The principle is amplified by limitation of attraction rule. The force of attraction rule implies that when a foreign enterprise set up a PE in the source state, it brings itself within the fiscal jurisdiction of that state to a degree that all the profit that enterprise derive from the source state, whether through the PE or not, can be taxed by it। तो आप जितने भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे वो PE से ना हो पर अदरवाइज हो, ये भी आप क्या कर सकते हैं? टैक्स कर सकते हैं। यस और नो? यूएनएमसी क्या कहता है? If an enterprise carrying on business in the other contracting state through a PE, the profit of enterprises may be taxed in other state, but only so much of them as is attributable to that PE. Sales in that other state of goods or merchandise of the same or similar kind as they are sold through that PE, and other business activity carried on in other state of the same or similar kind as those affected by that PE। तो आपकी जो अदर बिजनेस एक्टिविटी भी कैरी ऑन की जा रही है, इसे भी क्या किया जा सकता है? टैक्स किया जा सकता है। इज दैट डन? दैट्स इट। चेक कर लो बिजनेस प्रॉफिट फट से। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटरेस्ट। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ओईसीडी कौन सा बेस टैक्स करता है? रेसिडेंस बेस टैक्स करता है, जबकि यूएनएमसी क्या बोलता है? भैया सोर्स भी चलेगा, भैया रेसिडेंस भी चलेगा, आप क्या कर लो साहब? बायलैटरल निगोशिएशन कर लो। आप क्या कर लो? बायलैटरल निगोशिएशन कर लो। तो भैया एक आर्टिकल आपकी मॉडल टैक्स कन्वेंशन में होना चाहिए कि भैया अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंटरेस्ट इनकम कमा रही है तो क्या होना चाहिए? ओईसीडी तो क्लियर बोलता है
इंटरेस्ट इनकम अगर आती है तो इस पे टैक्स लेने का अधिकार रेसिडेंस स्टेट को है, मतलब वो जहां के रेसिडेंट है वो वही टैक्स कर सकते हैं। जबकि यूएनएमसी बोलता है कि भैया थोड़े से लीनियंट रहो, सोर्स बेस्ड भी टैक्सेशन हो सकता है, रेसिडेंस भी टैक्सेशन हो सकता है, बायलैटरली निगोशिएट डिसाइड करना और लिख देना है ना। फर्दर दो बातें और कही गई है। पहला, इन यूएनएमसी कहता है कि इंटरेस्ट जो है ये सोर्स बेस पे टैक्सेबल होगा, लेकिन टैक्सेबल ग्रॉस बेसिस पे होगा। तो टैक्सेबिलिटी किस बेसिस पे लेके आएंगे? ग्रॉस बेसिस पे लेकर के आएंगे। यस और नो, मतलब हम उसमें से कोई डिडक्शन नहीं देंगे, कंप्लीट ग्रॉस इनकम टैक्सेबल करेंगे। दूसरा एक और पॉइंट है, ओईसीडी बोलता है कि भैया इंटरेस्ट जो है ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ऊपर इस पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब ओईसीडी बोलता है कि भैया देखो इंटरेस्ट पे टैक्स लो, पर ये जो टैक्स है ना ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये स्पेसिफिक परसेंटेज वो देता है 10%, बराबर है। जबकि यूएनएमसी बोलता है कि देखो हम कंफर्म करते हैं कि हाँ यार परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन ये जो परसेंटेज है ये भी बायलैटरल नेगोशिएशन से आना चाहिए। तो चलो तीन बातें हैं इंटरेस्ट के अंदर में। पहली बात, इंटरेस्ट की इनकम को कहां टैक्स करेंगे? ओईसीडी बोलता है रेसिडेंस के बेस पे टैक्स करेंगे, यूएनएमसी बोलता है सोर्स करो रेसिडेंस करो, दोनों मिल बांट के डिसाइड कर लो। पॉइंट नंबर 2, ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेशन होगा, इस पे दोनों पॉइंट कॉमन है। तीसरा बात बोलता है, ओईसीडी बोलता है कि देखो इंटरेस्ट पे टैक्स रेट 10% से ऊपर मत लो, जबकि यूएनएमसी बोलता है भैया देखो परसेंटेज लो, बायलैटरली निगोशिएट कर लो, काम खत्म। So generally interest is taxed on source at a rate given on gross basis. किसके लिए है ये? UNMC. If beneficial owner of the interest is resident of another contracting state, the tax surcharge cannot exceed a specified percentage of the gross amount. The OECD model specify the percentage as 10%, but UNMC leave this percentage to be established through bilateral negotiation. Yes or no? Penalty charges को interest नहीं माना जाएगा, ये थर्ड पॉइंट है। चेक कर लो फटाफट इंटरेस्ट। नेक्स्ट आर्टिकल आता है बेटा आपका रॉयल्टीज, आर्टिकल नंबर 12। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट इंटरेस्ट के वर्ड को रॉयल्टी से रिप्लेस कीजिए। ओईसीडी बोलता है रेसिडेंस बेस्ड टैक्स करूंगा, यूएनएमसी बोलता है बायलैटरल नेगोशिएशन से डिसाइड कर ले। यस और नो? बायलैटरल नेगोशिएशन से डिसाइड कर ले। तो ओईसीडी मॉडल, रॉयल्टीज अराइजिंग इन द सोर्स स्टेट and beneficially owned by residents of the resident state are taxable only in resident state. UNMC provide royalty may be taxed in resident state. May be word समझते हो? सोर्स भी चलेगा, रेसिडेंस भी चलेगा, बायलैटरल नेगोशिएशन से डिसाइड कर लो। रॉयल्टीज अंडर द ओईसीडी मॉडल डज नॉट इंक्लूड, जबकि यूएनएमसी में ये भी रॉयल्टी में आती है, ओईसीडी की डेफिनेशन में ये इनसे आने वाली इनकम रॉयल्टी नहीं मानी जाती। पहला, रेंटल फॉर फिल्म टेप्स यूज फॉर रेडियो एंड टेलीविजन। देखो इस चीज का जवाब आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है। आपने रेसिडेंशियल स्टेटस का चार्ट जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर के देखना। वहां आपको पता चलता है कि भैया रेंटल ऑफ फिल्म टेप्स रेडियो ये सब कहाँ माने जाते हैं? रॉयल्टी में माने जाते हैं। हम इसको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यूएनएमसी इसे इंक्लूड करता है, ओईसीडी इसे इंक्लूड नहीं करता रॉयल्टी में, है ना। दूसरा, इक्विपमेंट रेंटल लाइक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, इनसे आने वाला रेंट भी क्या नहीं है? रॉयल्टी नहीं माना जाता। यूएनएमसी में इसे मानते हैं, ओईसीडी में नहीं मानते। क्लियर है मालिक? चेक कर लीजिए। सेम वही इंटरेस्ट वाला कंटेंट वापस यहाँ पे है, सिर्फ अलग क्या है? ये ओईसीडी में ये दो चीजें रॉयल्टी नहीं मानी जाती, यूएनएमसी में ये दो चीजें रॉयल्टी मानी जाती है। बाकी टैक्सेशन एस्पेक्ट इंटरेस्ट और रॉयल्टी का सेम है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं भाई साहब। नेक्स्ट आर्टिकल है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। आप तो जानते ही है ना, सर्विस फी नाम का कॉन्सेप्ट ओईसीडी में है ही नहीं। अगर सर्विसेज से भी कोई इनकम आती है तो वो उसको बिजनेस प्रॉफिट बोल के ही टैक्स करते हैं। तो स्पेसिफिक सर्विस फी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ओईसीडी में नहीं है। अगर सर्विसेज से इनकम आती भी है तो वो उसे बिजनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन यूएनएमसी सर्विस फी को अलग कर देता है। वो कहता है कि अगर किसी को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिली है तो ये सोर्स या रेसिडेंस दोनों में से किसी भी बेसिस पे टैक्स हो सकती है, बायलैटरल नेगोशिएशन से डिसाइड कर लो। तो यूएन मॉडल हैज इंसर्टेड स्पेसिफिक आर्टिकल पर्टेनिंग टू द एफटीएस। देयर इज नो स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ एफटीएस इन ओईसीडी मॉडल। इट प्रोवाइड्स दैट एफटीएस may be taxed in the resident state but not provide that FTS is to be exclusively taxed by resident state। बात तो वही हो गई, या तो सोर्स के बेसिस पे टैक्स करो या रेसिडेंस के बेसिस पे टैक्स करो, और इसे आप बायलैटरल नेगोशिएशन पे डिसाइड कर दो। देखो कितना इजी चैप्टर जेन्युइनली आप छोड़ रहे थे।
सच में इसको छोड़ने लायक नहीं है। अपने उन दोस्तों को भी ये चार्ट फॉरवर्ड कर दो जिनको इन टॉपिक से डर लग रहा है, उनको बोल देना भाई ये चार्ट देख ले, बड़े आसान शब्दों में बताया हुआ है कि एग्जैक्टली आर्टिकल्स में है क्या, है ना। चलिए, अब यहां पे यूएनएमसी बोलता है कि हाँ एफटीएस का रेट ऑफ टैक्स भी जो होना चाहिए ये भी म्यूचुअली क्या कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, राइट। द मैक्सिमम रेट of tax it also need to be established through bilateral negotiation, बराबर है। एफटीएस एक्सक्लूड होगा ऐसे पेमेंट्स जो इंडिविजुअल को दिए जा रहे हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए। अगर ये पेमेंट पर्सनल यूज के लिए दिए जा रहे हैं तो एफटीएस की डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए। यस, चेक कर लो फट से। यहां पे आपको किस पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पार्ट पे कि क्या ओईसीडी सर्विस पी देता है क्या, नो सर्विस पी नहीं देता। इट टैक्स FTS as business profit। आर्टिकल 13 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 13 सोर्स और रेसिडेंस दोनों बेस पे टैक्स करने बोलता है कैपिटल गेन को। तो वो कहता है कि मान लीजिए दूसरे कंट्री में कैपिटल एसेट सिचुएटेड है, आप उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो हाँ सोर्स बेस्ड टैक्सेशन भी हो सकता है, रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन भी हो सकता है, बायलैटरल नेगोशिएशन से डिसाइड कर लीजिए। हालांकि ये आर्टिकल कैपिटल गेन कैसे निकालना है और कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या होना चाहिए इस बारे में कोई बात नहीं करता। वो कहता है डोमेस्टिक लॉ देख लेंगे, जो टैक्स कर रहा है रेसिडेंस या सोर्स वो देख लेंगे, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं, कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या होना चाहिए। So the right to tax the income from capital gain may exclusively be with resident state or be shared between residents or stored. But article does not specify what is capital gain and how it is to be computed. It is left to the applicable domestic law. Clear है मालिक? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है बेटा आर्टिकल नंबर 14, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज। आप जानते हैं सर्विस फी ओईसीडी में नहीं है तो वो उसे बिजनेस प्रॉफिट बोल के ही टैक्स करते हैं, जबकि यूएनएमसी पर्सनल सर्विसेज को कवर करता है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज को कवर करता है। वो बोलता है सोर्स और रेसिडेंस किसी भी बेस पे हो सकता है, बायलैटरल नेगोशिएशन कर लो। तो कहता है इनकम डिराइव बाय रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज और अदर एक्टिविटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शेल बी टैक्स्ड ओनली इन द स्टेट एक्सेप्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो ये दो सर्कमस्टांसेस है। तो आप रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन भी कर सकते हैं अगर एक कोई फिक्स बेस है और आपका स्टे जो है वो एटलीस्ट 183 डेज हो रहा है इन द 12 पीरियड। इन शॉर्ट अगर पी स्टैब्लिश्ड हो जाता है तो आप वहां पे भी टैक्स कर सकते हैं, अदरवाइज रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन हो सकता है। इट एक्सक्लूड इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज दैट आर कवर्ड अंडर द आर्टिकल ऑन बिजनेस प्रॉफिट। तो वो चीज जो ऑलरेडी बिजनेस प्रॉफिट बोल करके टैक्स हो रही है वो इसमें क्या की जाएगी सर, एक्सक्लूड की जाएगी। क्लियर है मालिक? इनकम ऑफ एथलीट, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन इज नॉट कवर्ड बाय दिस आर्टिकल। यस, ऑल्सो इनकम फ्रॉम एफटीएस इज ऑल्सो नॉट कवर्ड बाय दिस आर्टिकल। क्यों नहीं कवर होते? क्योंकि वो या तो रॉयल्टी में कवर हो रहे हैं या तो फिर बिजनेस प्रॉफिट में टैक्स हो रहे हैं, इसलिए इनकी इनकम यहां कवर नहीं होती। तो अगेन सोर्स या रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन हो सकता है यूएनएमसी के हिसाब से। अब आप इंटरेस्ट देखो, रॉयल्टी देखो, एफटीएस देखो या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस देखो, हर जगह यूएनएमसी जो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है वो तो एक ही बात कर रहा है, सोर्स या रेसिडेंस डिपेंडिंग अपॉन बायलैटरल नेगोशिएशन, काम खत्म। तो इतने आर्टिकल याद रखने की जगह अगर आप इतना सा भी पॉइंट याद रख लोगे तो मोटे मोटे तौर पे ये चैप्टर आपके लिए क्रेजी एंड इजी हो जाएगा। ठीक है, अदर इनकम का क्या करेंगे? अरे भाई साहब फिर से वही बात है, ओईसीडी कहता है रेसिडेंस बेस्ड टैक्स करो एक्सक्लूसिवली, जबकि यूएनएमसी बोलता है भैया बायलैटरल नेगोशिएशन से डील कर लो। अब ये अदर इनकम में क्या आई? फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम, इंटरेस्ट पे डिस्कशन हो गया, रॉयल्टी पे हो गया, बिजनेस प्रॉफिट पे हो गया, कैपिटल गेन्स पे हो गया और आपके पर्सनल सर्विसेज पे भी हो गया। इसके अलावा भी कोई इनकम बचती है, फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम, सैलरी, इसका क्या करेंगे? तो भैया ओईसीडी बोलता है रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन करो, यूएनएमसी बोलता है बायलैटरल नेगोशिएशन से डिसाइड करो और काम खत्म करो। So OECD approaches envisage exclusive right to tax is with resident state. UN model state that source state may also tax the other income. Yes or no? कब? जब वो इफेक्टिवली कनेक्टेड हो पीई से। तो अगर पीई से कनेक्टेड है
तो अदर स्टेट भी उसके ऊपर क्या ले सकता है, टैक्स ले सकता है, नहीं तो आप रेसिडेंस बेस्ड टैक्स कर सकते हैं। यस मालिक। Additionally, UN model provides that if aforesaid income is effectively connected with a fixed base situated in a contracting state by a resident of other contracting state, taxation would be governed by the provision of Article 14. वही बात वापस कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सनल का फिक्स्ड बेस किसी दूसरी कंट्री में है, तो दूसरी कंट्री के पास भी राइट हो जाएगा उस पर क्या करने का, टैक्स करने का। तो सोर्स स्टेट भी टैक्स कर सकता है अगर कोई फिक्स बेस है तो। अगर फिक्स बेस नहीं है तो फिर रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन होना चाहिए अदर इनकम से रिलेटेड भी। क्लियर है? सिमिलर टू इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे भाई साहब। नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है कि भैया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी मेथड का यूज करेंगे। तो वो कहते हैं भैया आप दोनों में से कोई भी एक मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कंट्रीज चाहे एग्जम्पशन मेथड भी ले सकती है, अदर कंट्रीज चाहे तो टैक्स क्रेडिट मेथड भी ले सकती है। इसका डिस्कशन हम DTAA में करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए DTAA का बेनिफिट लेने के लिए दो मेथड है, एक एग्जम्पशन मेथड, दूसरा टैक्स क्रेडिट मेथड। काम खत्म। लास्ट आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल नंबर 25 म्यूचुअल एग्रीड प्रोसीजर। अब देखिए ऐसा हो सकता है जो टैक्स पेयर है वो अग्रीव्ड हो, टैक्स पेयर बिलीव कर सकता है कि यार ये दोनों भी कंट्रीज है, ये मुझे फंसा रही है, ये मुझसे टैक्स ज्यादा ले रही है, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। तो आर्टिकल नंबर 25 म्यूचुअल एग्रीड प्रोसीजर की तरफ ढकेलता है। अगर कोई व्यक्ति टैक्स पेयर डिस्प्यूट में है, आई मीन या फील कर रहा है कि वो अग्रीव्ड है, तो ऐसे केस में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंडिया में देख लीजिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। तो ये कहां से सजेस्टेड है, यहीं से सजेस्टेड है कि भैया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म होना चाहिए और डिस्प्यूट किस तरीके से सॉल्व होगा ये उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि अगर कोई टैक्स पेयर है जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जाकर के बेनिफिट ले रहा है और अगर टैक्स अथॉरिटीज के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये डिस्प्यूट किससे सॉल्व किया जाएगा, किसके पास एप्लीकेशन होगी, हु इज द अथॉरिटी जो इसको रिजॉल्व करेगा और किस किस मैनर में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सकता है। इन सारों चीजों का क्लैरिटी DTAA में लिखा होना चाहिए। यस। So there may be a situation where a taxpayer may believe the treatment accorded by either or both contracting states is not in accordance with the provision of tax treaty. In such a case, there is a need for dispute resolution which addressed by this article. The decision arrived at through the process is binding unless person is directly affected or does not accept it. तो भैया वो बोल रहा है इस आर्टिकल के अंदर में आप क्लैरिटी दे दीजिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरीके से होगा, मैटर को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा और ये किस तरीके का बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। लास्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 26 किस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि भैया देखो एक आर्टिकल अग्रीमेंट में ऐसा भी होना चाहिए कि दोनों कंट्री एग्री करेगी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। यस, मतलब एक दूसरे के साथ भाईचारा बना रहेगा। दोनों कंट्री जब किसी भी DTAA में आएगी तो उसके अंदर में लिखेगी कि हाँ हम एक दूसरे के साथ टैक्स डिटेल शेयर करेंगे, हाँ हम एक दूसरे के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगी ये किस मैनर में दी जाएगी, एप्लीकेशन कैसे दिया जाएगा, कौन सी अथॉरिटी ली जाएगी, सारी बातों का एक्सप्लेनेशन इस आर्टिकल में आपने कर देना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैक्स केसेस a country may require certain information which may be available with a treaty partner. Article 26 provide for information which may be exchanged and manner in which such request must be made. Yes or no? क्या है आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव? फैसिलिटेट हो जाए इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से बराबर टैक्स डिटेल शेयर कर सके। कर्टेनिंग क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेजन, हो सकता है आपके यहाँ से टैक्स इवेड करके हमारे यहाँ आया हो, इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो हो सकता है हम रिकवर करके आपको दे दे। एंड curtail the capital fight that is often accomplished through such evasion, और इससे एक्चुअली जो कैपिटल इवेड हो रहा है टैक्सेस ना होने की वजह से वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। यस मालिक, चेक कर लो। यस सर। तो इस तरीके से हमारा मॉडल टैक्स कन्वेंशन टॉपिक भी खत्म हो। बहुत इजी टॉपिक है, आपने बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना चाहिए। मोटे मोटे टॉपिक का जिस्ट ये है कि OECD बोलता है रेसिडेंस बेस्ड टैक्स करो, UNMC बोलता है सोर्स या रेसिडेंस बेस्ड टैक्स करो, बायलैटरल नेगोशिएशन पे कर लो। सोर्स तब टैक्स ले पाएगा जब वहां पे कोई फिक्स प्लेस एग्जिस्ट करता होगा, कोई PE एग्जिस्ट करता होगा। यस और नो? बड़ा आसान सा चैप्टर था, अपने दोस्तों को भी जरूर भेज देना जो ये सोच रहा है कि चले यार इस चैप्टर को तो मैं छोड़ ही देता हूँ, ये चार्ट रिवीजन उसको दे देना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। यस, उम्मीद करता हूं आपको ये इंटरनेशनल टैक्स का चार्ट रिवीजन बहुत मजा दे रहा होगा। वेट करिए, सारे टॉपिक डालूंगा, बोला है करूंगा तो कर ही दूंगा। डन।
आगे एनआर का भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो एनआर का भी जरूर देखिएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग का भी आने ही वाला है। होल्ड करिए, सारी चीज कंप्लीट होगी। बाय बाय।